मैं शपथ पूर्वक ये घोषणा करता हूं कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे जितना समय दिया गया है हमारे अग्रज अब्बास उबीद साहब, उतना ही लूंगा और बहुत ही सूत्र रूप में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मनोज साहब जो बोल के गए उस गलतफहमी को दूर कर दें कि दिग्विजय सिंह आते हैं तो लोग समझते हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम है। मेरे ख्याल से कांग्रेस सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो दिग्विजय सिंह से ही है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब माफ कीजिएगा, ये मेरे शब्द नहीं, उनके शब्द हैं। वो ये कहते हैं कि ये मरवाएगा आज ये बोल दिया, अब ये मरवाएंगे। तो हाँ, तो ये जो गलतफहमियां दूर कर लें। कांग्रेस में भी भले लोग हैं और अच्छे लोग हैं। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि संविधान है क्या। संविधान कोई 251 पन्ने की किताब जिसमें 395 धाराएं थी जो 470 हो गई हैं, वो नहीं है। संविधान भारतीय सभ्यता का, जिस पर मुझे नाज है, एक विशिष्ट, अनूठा, युगांतरकारी और मौलिक ग्रंथ है। इसकी सीमाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी 5000 वर्ष की सभ्यता में जो सबसे अनूठा और मौलिक ग्रंथ है उसका नाम है भारत का संविधान। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगभग 7000 वर्ष प्राचीन बसाहटें हमारे यहाँ पर मिली, तो आप मान लीजिए करीबन 7000 वर्षों से हमने रहना सीख लिया। हमारे देश में 22 राष्ट्रीय भाषा हैं जिन्हें संविधान ने दर्जा दिया हुआ है। हमारे देश में 19,569 मातृभाषाएं हैं। और जितना ललित साहित्य, जितना समृद्ध साहित्य, जितना रोचक साहित्य इन भारतीय भाषाओं में पिछले 7000 वर्षों में या 5000 वर्षों में लिखा गया है, वो अद्भुत है। दुनिया में जितने भी भाषाई परिवार हैं, उन सारे परिवारों की भाषा हमारे यहाँ पर है। इस जम्मू द्वीप भारत खंडे पे सबसे ज्यादा पुरानी बोली जाने वाली भाषा है मुंडा, जो ऑस्ट्रो परिवार की है, ऑस्ट्रो एशियन परिवार की है। दुनिया की जो सबसे प्राचीन जीवित भाषा है जिसका नाम है तमिल, वो भी इसी जमीन पर पैदा हुई। दुनिया के सारे कबीले यहाँ पर आए, लौट कर नहीं गए। दुनिया के सारे धर्म यहाँ पर आए, पले, विकसित हुए। इतने सारे ग्रंथ लिखे गए। ये जो रोशनी से चमचमाती, बहुरंगी, समावेशी और एक दूसरे से सीखकर समृद्ध होने वाली जो हमारी सभ्यता है, ये हमारी शानदार विरासत है अपनी तमाम सारी सीमाओं के बावजूद। लेकिन इनायत भाई ने चूंकि शेर का सिलसिला शुरू किया है, तो मैं भोपाल के एक बहुत ही मशहूर शायर फजल ताविश साहब का एक शेर से अपनी बात कहना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा था कि रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। तो ये जो 5000 साल की चमकदार रोशनी है जो भारतीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है, उसको थोड़ा सा उधेड़ कर देखना होगा कि वो कहाँ से काली है। इस चमचमाती रोशनी में बहुत सारी कालिमाएं दफन हैं जिनकी बुनियाद पर इसने अपनी चमचमाहट को लिया है। और ये कालिमाएं भी हमारी विरासत है। और इतनी भाषाओं में, जो मैं भाषाओं के नाम जो मैं गिना रहा था वो ये कि इतनी भाषाओं में कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, कहानियां लिखे गई, गल्प लिखी गई, व्याकरण तैयार किया गया, ललित निबंध लिखे गए और कईयों के लिए श्रद्धेय वचन लिखे गए जिनका नाम अगर लिया जाएगा तो आदर के साथ ही लिया जाएगा। कईयों के हिस्से में सिर्फ गालियां आई। लेकिन इतनी सारी भाषाओं में 26 जनवरी 1950 को जिसे हमने अंगीकार किया है, जिसे हमने लागू किया है, और 26 नवंबर 1949 को जिसे हमने अंगीकार किया, इस किताब के पहले एक भी ऐसी किताब नहीं है जो समता की, समानता की, बराबरी की बात करती हो। एक भी किताब ऐसी नहीं। ये पहली किताब है जिसने दृढ़ता के साथ कहा कि जेंडर के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, गरीबी अमीरी के नाम पर किसी भी तरीके की गैर बराबरी अगर की जाएगी तो वो दंडनीय अपराध होगा। ये पहली किताब है 5000 वर्ष की सभ्यता की। ये पहली किताब है जिसने
इस देश को रोशनी वास्तव में दी, कम से कम कागज पर। लेकिन ये जो किताब है वो अपने आप रातों रात नहीं बन गई थी। ये 2 साल 11 महीने 27 दिन में जो 166 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, उसमें रचा हुआ संकलित किया गया ग्रंथ नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है। इसका इवोल्यूशन, अगर पॉलिटिकल एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसका पॉलिटिकल एवोल्यूशन हुआ है 1857 से, जब इस देश की पूरी जनता ने ये कहा कि नहीं, अलग अलग राज्य रजवाड़े होंगे लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हम एक हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई भी जाती है, तात्या टोपे भी जाते हैं, मंगल पांडे भी आते हैं और कहते हैं कि बहादुर शाह जफर को होना चाहिए दिल्ली की सल्तनत में, वाइसराय नहीं चाहिए। ये इवॉल्व हुआ 1919 के जलियांवाला बाग के बाद से, जो डिबेट शुरू हुई पूरे देश भर में, जिस डिबेट के 3 पहलू थे कि गुलाम क्यों हुए, आज़ाद कैसे होंगे और आज़ाद होने के बाद क्या करेंगे कि जिसके बाद दोबारा से गुलाम होने की नौबत नहीं आए। ये इवॉल्व हुआ है इस पूरी की पूरी बहस में। जो बहस रविदास से शुरू हुई, जो बहस ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के साथ शुरू हुई, जो बहस इस देश में इतनी ज़्यादा त्रिआयामी चली कि जिसने उन तमाम सारे सामाजिक सरोकारों को भी समेटा जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और जिनकी आवाज़ को कुचल दिया गया था, लेकिन वो आवाज़ बाद में संविधान की समझदारी के रूप में हमारे पास आई है। इसलिए ये गुलामी के जख्मों के अंबार में से निकाल के, चूंकि डॉक्टर्स यहाँ पर बहुत बैठे हैं, उस गुलामी के बैक्टीरिया से ही एक ऐसा टीका, एक ऐसा वैक्सीन बनाया गया ताकि दोबारा से उस तरीके की गुलामी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए इसका निषेध होने का मतलब है उस गुलामी के बैक्टीरिया को वायरस के रूप में दोबारा से न्योता देना, जो जैसा कि मनोज भाई कह के गए हैं, जब तक इस देश की जनता में एक भी व्यक्ति ऐसा जीवित है जो असमानता को बुरा मानता है, तब तक इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना संकल्प हमारा। क्या दिया इस संज्ञा, क्या दिया इस संविधान ने? 586 रियासतें हुआ करती थी अविभाजित भारत में, 562 थी। राजा साहब दिग्विजय सिंह की भी एक रियासत हुआ करती थी। हम जिस शहर में पैदा हुए वहां पर भी एक महाराजा हुआ करते थे। हर एक के अपने झंडे, हर एक के अपने सिक्के, हर एक का अपना प्रधानमंत्री, हर एक का अपना राजा। इन 562 रियासतों को मिलाकर जिसने एक देश के रूप में तब्दील किया, ये इस भारत के संविधान की ताकत थी, जिसने उनको विश्वास दिया कि ये देश सबका होगा, हमारा नहीं है। ये वो गोंद है, ये भारत के, हिंदुस्तान के अस्तित्व की शर्त है। ये भारत, दैट इज इंडिया का डीएनए है। और इस डीएनए के साथ अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाएगी तो इससे कोई, जिसको वो कहते हैं ना आजकल वो पैदा कर रहे हैं कौन सी नस्लें, मतलब एक रूप जैसे लोग पैदा नहीं होंगे, इससे भस्मासुर पैदा होंगे। और उस भस्मासुर के पैदा होने की क्या कीमत होगी हम जानते हैं। अगर संक्षेप में कहें तो ये भारत का जो संविधान है, जो अब तक हमारे साथ हुआ, उसका प्रिवेंशन है, करेक्शन है, न्यूट्रिशन है, मेडिसिन भी है, डिलीशन और एडिशन भी है, अपग्रेडेशन भी है। और इस सबको छीनने की जो ताकत हो रही है वो एक बात है। मेरे ख्याल से दुनिया का ये पहला संविधान है जिसे किसी राजा ने, किसी पार्लियामेंट ने इस देश को अर्पित नहीं किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिकों ने अपने आप को समर्पित किया है। इसलिए हम भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। ये पहला संविधान है। शायद मुझे बहुत सारे संविधान पढ़ने का मौका मिला। ये कम्युनिस्टों के संविधान अगर छोड़ दें, जिन्हें हम लोग समझते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही टेढ़े जाते हैं, तो बाकी ये पहला संविधान है जिसमें नागरिकों के कर्तव्य में ये बात शामिल की गई है कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, इस सब का उन्मूलन करना और साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर और अपने माध्यम से जनता के अंदर विकसित करना। 51A ये क्लॉज नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल किया गया है। पता नहीं मोदी जी ने वो कर्तव्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा नहीं है। मैंने कुछ नाम लिए आपके, इसमें ज्योतिबा है, इसमें सावित्री हैं, इसमें राजा राम मोहन राय हैं, इसमें ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, इसमें आनंदीबाई जोशी हैं, इसमें विवेकानंद हैं, इसमें बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़ी ताकत के साथ हैं, इसमें रैदास हैं, इसमें नानक हैं, इसमें कपिल हैं, इसमें कणाद हैं, इसमें भृगु है, इसमें गार्गी है, इसमें मैत्रेयी है, जिन्होंने अपने अपने जमानों में
उस जमाने के वर्चस्ववाद को चुनौती देने का काम किया था। एक धतूरे को छोड़कर इस देश में जितने भी तरीके के फूल और फल हैं, उन सब की सुगंध और स्वाद इस भारत के संविधान में है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल धतूरे की हरियाली छाई हुई है। संविधान और उसके जरिए हासिल लोकतंत्र और उसने जो हमको संगठन बनाने का अधिकार दिया, दिग्विजय सिंह जी से हम खूब लड़े हैं, अर्जुन सिंह जी से भी लड़े हैं, इन कमबख्तों से तो लड़ ही रहे हैं जो हैं, लेकिन उस लड़ाई का अधिकार भी तो इस संविधान नहीं दिया। उसके जरिए हमने हासिल क्या किया, जरा देखिए। मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूं आपके बीच में, आंकड़े बोझिल करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं है। जिस दिन हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, हमारे मुल्क में कुल 8,431 प्राइमरी स्कूल थे। 8,431। 496 कॉलेजेस थे और 20 यूनिवर्सिटीज थी केवल। हम जब बचपन में ये पढ़ा करते थे, हमारी समझ में नहीं आता था कि नेहरू जी विदेश पढ़ने के लिए गए, बाबा साहब विदेश पढ़ने के लिए गए, गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए गए, सुभाष चंद्र बोस विदेश पढ़ने के लिए गए, वामपंथी आंदोलन के सारे नेता विदेश पढ़ने के लिए। विदेश क्यों जाते थे? जब बड़े हुए तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेजेज ही नहीं थे, यूनिवर्सिटीज ही नहीं थे। आप देखिएगा 15 अगस्त 1947 आजकल नहीं दिखाते हैं हमारे भाई लोग, लेकिन 14 अगस्त की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया है वो भाषण अद्भुत है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ साक्षात्कार। लेकिन मैं उस भाषण की बात नहीं कर रहा हूं, उस भाषण को देखिए। वो जिस सेंट्रल हॉल में भाषण दे रहे हैं, उस सेंट्रल हॉल की ओर नजर दौड़ाइए। लालटेनों से रोशनी हो रही है, लालटेनों से, पेट्रोमैक्स लगे हुए हैं। कुल मिलाकर 1350 मेगावाट बिजली पैदा होती थी पूरे देश भर में। ये संविधान और संविधान के जरिए चुने गए रास्ते का कमाल है कि आज 6 लाख मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होती है, पंचायत भवन भी खाली नहीं है। 15 अगस्त 1947 को कोई हिंदुस्तानी अगर पैदा होता था तो उसकी औसत उम्र हुआ करती थी 32 वर्ष, जवान होने के पहले चला जाता था। और आज औसत उम्र है पूरे देश भर में 70 वर्ष और केरल में 78 वर्ष। ये संविधान और उसमें दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों के जरिए जनता द्वारा किए गए आंदोलनों का नतीजा है कि ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं। मुझे याद है बाबा साहब अम्बेडकर ने जब यूनियन बनाई थी बम्बई के कपड़ा मजदूरों की, और उस यूनियन की पहली मांग जो थी वो मांग ये थी कि ट्रेड यूनियनों के दफ्तरों में भी, सरकारी दफ्तरों में भी ये जो पानी पीने के लिए 2 मटके रखे रहते हैं, इनकी जगह 1 मटका होना चाहिए। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा बाद में होगा, पहले पानी पीने के लिए मटका एक हो, ये नारा लागू किया जाना चाहिए। और वो लागू हुआ था। आज कम से कम घोषित रूप से कोई इस तरीके से 2 मटके रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पहला आम चुनाव इस देश में 67 चरणों में हुआ था। 1 अक्टूबर 51 को शुरू हुआ था और 21 फरवरी 52 तक चला था। 67 चरणों में 17 करोड़ मतदाता थे। उस वक्त हमारे जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने उसको इतना अच्छा कंडक्ट किया था, तब इस तरीके के लोग नहीं थे। वो जो बंबई में 99% चार्ज ईवीएम की मशीनें ले जाते हैं, उस तरीके के नहीं थे। दतूरा बिरादरी नहीं थी। लेकिन उन सुकुमार सेन साहब ने अपनी एक्सपीरियंस से बाद में दुनिया के 16 देशों में जाके चुनाव कराए। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने वोटर लिस्ट उठा के देखी तो उस वोटर लिस्ट में चूंकि बाबा साहब का संविधान ये अधिकार दे चुका था कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार है, जो भी 21 साल से अधिक की हैं। उन्होंने कहा मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि वोटर लिस्ट में नाम किस तरीके से औरतों के, चौधरी साहब की मां, रामविलास की बहू, सरपंच साहब की बहन, उनके नाम नहीं थे। उनके नाम किसी न किसी पूछ के साथ नत्थी थे। उन्होंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर जारी किया कि इस तरीके की कोई मतदाता सूची नहीं बननी चाहिए, स्त्रियों के नाम लिखे जाने चाहिए। ये स्त्रियों की दशा थी उस वक्त। हालांकि आज भी पार्षद पति और विधायक पति होते हैं, लेकिन कम से कम औपचारिक रूप से नहीं होते हैं।
आज महिलाओं ने ताकत हासिल की है, हैसियत है उनकी, लेकिन उस जमाने में यह हालत थी। यह संविधान था और संविधान के जरिए चुना गया रास्ता था जिसके जरिए आज महिलाएं इस स्थिति में पहुंची, जो बहुत बेहतर नहीं है लेकिन वैसी नहीं है। औद्योगिकरण की क्या हालत थी, बिजली का तो आप लोग देख ही चुके भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जहाज में बैठ के एमओ मथाई के साथ दुनिया के बड़े बड़े देशों में गए। उनसे कहा हमारे यहाँ स्टील प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ दवा का कारखाना लगाओ, हमारे यहाँ पावर हाउस लगाओ। सब ने बोला, अमेरिका ने, ब्रिटेन तो खैर बोलना ही था, सब ने बोला कि कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं पंडित जी आप, हमसे खरीदिए ना, हम बेचेंगे आपको। दुनिया के औद्योगिक देश नहीं चाहते थे कि हमारे देश में हम अपने पैरों पे खड़े हों, उन्होंने मना कर दिया। ये इस संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का रास्ता था जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर के रास्ते को चुना, और ये संविधान की मेहरबानी है कि हम पाकिस्तान नहीं बन पाए। हम आज भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भी अपने लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता को बचा के रखे हुए हैं। स्वास्थ्य के मामले में पूछिए ही मत, मैं नाना पाटेकर का वो डायलॉग बोलना नहीं चाहता जो आपको याद है। मलेरिया से कितनी मौतें होती थी, मेरे परिवार में मलेरिया से 3 मौतें हुई हैं, जबकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार का था। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में चेचक से 11 मौतें हुई हैं। एक बार हमने अपनी नानी के साथ बैठ के सूची बनाई, कितनी मौतें होती थी। ये संविधान की और उसमें दिए गए लोकतंत्र, उसमें संगठित होने और आंदोलन करने के अधिकार की मेहरबानी थी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि दांव पर आरक्षण नहीं है, दांव पर बहुत कुछ है, दांव पर वो सब कुछ है जिसका नाम हिंदुस्तान है। और ये विषय, माफ कीजिएगा आप लोगों ने मुझे बोला है, डांटना चाहे तो डांट लीजिएगा, ये विषय बहुत ही खराब है कि संविधान, ये काल्पनिक है कि संविधान, ये काल्पनिक नहीं है, ये खतरा वास्तविक है, दरवाजा खटखटा रहा है, ऐलान करके आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर 1, ये जो इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं उनकी ये राजनीतिक परियोजना है। वो अलग तरीके की पार्टी, कई मामलों में अलग तरीके के लोग हैं, उनकी ये राजनीतिक परियोजना है। और अब ये हिडन एजेंडा नहीं है, ये मुसलमान की बात केवल मजमा जमाने के लिए है। मदारी जब आता है ना तो एक कोने में एक डलिया में रख देता है सांप को, दूसरी तरफ बांध देता है नेवले को, और डमरू बजा के कहता है अभी नेवले और सांप के बीच में लड़ाई होगी, एक दूसरे को खा जाएगा, मार डालेगा। हम टकटकी बांध के देखते रहते हैं, नेवले और सांप की लड़ाई नहीं होती, जेब कटाते हैं, हमारी जेब साफ करके चले जाते हैं। ये जो मुस्लिम का जो डर पैदा किया गया है, हालांकि वो वास्तविक खतरे में है, मुसलमान निशाने पर हैं, उनको बर्बरता के साथ ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उसी तरीके का हिटलर के ज़माने का यहूदी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एजेंडा सिर्फ इतना नहीं है, एजेंडा उसके आगे है, और असली लक्ष्य क्या है वो समझने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 3 उदाहरण आपको दे रहा हूं। हम संविधान दिवस मना रहे हैं, संविधान सभा के सामने प्रदर्शन करके 3 ज्ञापन दिए थे आचार्य करपात्री और MS गोलवलकर के नेतृत्व में, गूगल पर है वो, जिसमें उन्होंने संविधान सभा के गठन पर आपत्ति की थी, किसी नए संविधान को बनाए जाने की समझदारी पर आपत्ति की थी, और जिन्होंने उनमें लिखा पढ़ी में ये कहा था कि इस देश को नए संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ 5000 वर्ष पुराना संविधान मौजूद है जिसका नाम है मनुस्मृति, उसके आधार पर ये देश चलना चाहिए। ये वो संगठन है जिसने लिखा पढ़ी में ये मांग की, ये वो संगठन है जिसका जिनके जो गुरुजी हैं उन्होंने बंच ऑफ थॉट में इस बात को लिखा है कई बार कि ये मुंड घटना है, ये बराबरी का कंसेप्ट ही गलत है। अगर सब लोग बराबर हो जाएंगे, तमस, रज और फलाना और ठिकाना अगर सब एक हो जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए असमानता रहनी चाहिए। जिन्होंने कहा इस देश को मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए। उनके जो एक और महागुरु हैं जिनका नाम विनायक दामोदर सावरकर है, उन्होंने अपनी, वो खुद नास्तिक थे और बहुत कुछ खाते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मनुस्मृति 5वां वेद है, उसके हिसाब से राज चलना चाहिए। ये केवल लिखा पढ़ी की बातें नहीं है, वो उसको लागू कर रहे हैं। अभी 1.5 साल पहले प्रयागराज में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हिंदू राष्ट्र के संविधान के गठन की घोषणा हुई। 32 पन्ने जारी किए जा चुके हैं, 7.5 पन्ने उसमें होने वाले हैं, और उसका जो सार जारी किया गया है उसके 4-5 उदाहरण मैं दे रहा हूं। जो ऐलान है वो ये कि राजधानी काशी होगी, चुनाव प्रणाली बदली जाएगी, मताधिकार सीमित होगा, हर एक के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, गुरुकुल प्रणाली होगी,
वर्णाश्रम लागू किया जाएगा और न्याय की प्रणाली त्रेता और द्वापर युग की होगी। क्या होगी ये पढ़ने के लिए गौतम स्मृति, नारद स्मृति और मनु स्मृति तीनों को मिला के पढ़ लीजिए। एक उनका संविधान है, एक उनका आईपीसी है, एक उनका सीआरपीसी है। उस तरीके के समाज को वो लाना चाहते हैं और वो अमल में भी ला रहे हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी का मतलब है उन तमाम सारे गरीब और निम्न मध्यम लोगों को व्यवसाय से बाहर कर देना और व्यवसाय केवल उन्हीं के हाथ में रहे जो उस कुल में पैदा हुए हैं, जिस कुल को मनु महाराज ने कहा था कि इसको वाणिज्य और व्यापार करने का अधिकार है। ये नोटबंदी क्या है? ये जो कैशलेस इकोनॉमी क्या है? महिलाओं को 50% आबादी को उस पूरे कैश के अधिकार से वंचित कर देना, शूद्रों को और पिछड़ी जातियों को वंचित कर देना, आदिवासियों को बाहर कर देना। मैंने पचमढ़ी में देखा है अपनी आंखों से। हम चाय पीने के लिए गए थे, 4 आदिवासी एक के बाद आए जिन्होंने कहा कि हमें ये पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और उसने 100 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए 20 रुपये उनसे चार्ज किए थे। वो कैशलेस इकोनॉमी से, कैश से बाहर हो गए। ये आरक्षण क्या है? जो थोड़ी बहुत हलचल समाज में हुई, उस पूरी की पूरी समाज की हलचलों को ख़त्म कर देना, और जो नागरिक बनाने का अधिकार इस संविधान ने हमें दिया था, वो प्रजा के रूप में तब्दील करने का अधिकार, हमारे प्रजा के रूप में तब्दील करने की महापरियोजना आ गई है। मैं सबको 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। मैंने सबको लाडली बहना के रूप में ये दिया। मैं राजा हूँ, बाकी सब प्रजा है। प्रजा के कंसेप्ट को दोबारा से लाकर नागरिकता की समझदारी को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये जो कह रहे हैं वो न हिंदू है, न धर्म है, न मानवीय है, न भारतीय है। वो उनका ये जो संविधान पर लपकने वाले और लोकतंत्र पर लपकते ये जो भेड़िए हैं, इनका अगर डीएनए जांचेंगे तो ये 5000 वर्ष की भारत की सभ्यता में नहीं मिलेगा। ये डीएनए अगर मिलेगा आपको तो या तो नाजी जर्मनी के हिटलर में मिलेगा या बेनितो मुसोलिनी में मिलेगा। ये डीएनए भी बाहर का लेकर आए हैं, और अगर कहीं इनकी चली तो क्या होगा? ये प्रश्न था ना, काल्पनिक रूप से। शंभू को हम अपनी आंखों से देखेंगे। अभी हमने केवल रोहित वेमुला को देखा है, अभी हमने केवल जेएनयू को देखा है, क्योंकि वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़कर अफसर बनने की हिमाकत करते हैं। अभी हमने केवल जामिया को देखा है। हम शंभू को देखेंगे, हम एकलव्य को देखेंगे, हम राजा राम मोहन राय की मूर्तियों को गिरते हुए देखेंगे, और बाल विवाह को धर्मसम्मत बनाए जाते हुए देखेंगे। हम सती प्रथा की वापसी देखेंगे। हमारे सामने वो मटकी और झाड़ू लौट कर आएगी जिसको भुगत कर ज्योतिबा ने गुलामगिरी नाम की किताब लिखी थी। बुद्ध पूरे तरीके से साफ कर दिए जाएंगे, अभी तो केवल गर्दन उड़ाई गई है उनकी, और अंबेडकर को 100 मीटर की गहराई में दफन कर दिया जाएगा। अगर उनका ऐसा कुछ हुआ तो दांव पर केवल लोकतंत्र नहीं है, दांव पर पूरा हिंदुस्तान है, और सारे सुधारक निशाने पर। बचेगा कौन? हमारे ओबीसी मित्र बोले कि अब हम तो ओबीसी हैं, हमारा शूद्रों से क्या मतलब। मैंने कहा पंडित जी जो जन्मपत्री बनाते हैं उसमें लिखते हैं जाति फलानी और वो गोत्र फलाना, वो उनसे पूछना कि वर्ण कौन सा है। ओबीसी भारत के संविधान में संघर्ष करने के बाद थोड़ा बहुत अधिकार मिल गया है, लेकिन पंडित जी कौन सा वर्ण लिख रहे हैं? उनकी निगाहों में ये ओबीसी नहीं है, उनकी निगाहों में तो वर्ण भी वही है। और अब तो और भी जोरदार काम हो गया है, एक रामभद्राचार्य आ गए। मैं त्रिपाठी जी से कह रहा था कि बड़े त्रिपाठी बने हुए घूमते थे आप। रामभद्राचार्य ने कह दिया कि ये जितने भी त्रिपाठी हैं, चौबे हैं, त्रिवेदी हैं, द्विवेदी हैं, ये सब नीच और अधम ब्राह्मण हैं। जोशियों के बारे में पूछा नहीं था मैंने राजेश भाई। और आप इसको मजाक में मत लीजिए, ये एक सीरियस परियोजना है, और सीरियस परियोजना ये है कि उनका ये मानना है, वंच ऑफ थॉट में उन्होंने लिखा है कि पिछले कई हजार वर्ष में कई कबीलों के आने जाने की वजह से एक वर्ण संकर समाज पैदा हो गया है, इसके शुद्धिकरण का काम करना पड़ेगा। और 17 सितंबर 1960 को माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने अहमदाबाद विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के बीच में एक भाषण दिया,
जो उनके अखबार ने छापा, जो उनकी बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस नस्ल शुद्धिकरण के काम के लिए हमें अपने पूर्वजों से सीखना पड़ेगा। क्या? उसके अगले वाक्य में वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे जिन्होंने ये नियम बनाया था कि किसी भी परिवार में पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से पैदा होनी चाहिए। ये उनका प्रोजेक्ट है। इसीलिए वो कभी भी बलात्कार के खिलाफ आंदोलन नहीं करते। उनको लगता है कि वो नस्ल शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है। और हमने नंबूदरियों से भी कहा कि आपको भी त्रिपाठियों की तरह गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये मान लिया है कि इस देश में केवल चित्पावन नाम के जो बामन है, केवल वही शुद्ध रक्त हैं, वही जर्सी की तरह छोड़े जाएंगे और इस देश के शुद्धिकरण का काम करेंगे। ये काल्पनिक नहीं है, ये उनकी किताब में लिखी हुई परियोजना है जिसे वो उस देश में लागू करना चाहते हैं। किस जगह ले जाना चाहते हैं? बचेगा कौन? हम यहां आ कैसे गए? मेरे केवल दो ही पॉइंट और हैं। अपने आप आ गए। मनोज भाई संकेत में कह गए हैं, बहुत विनम्र हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। हम इसलिए आ गए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को देश को अर्पित करते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने जो 3 चेतावनियां दी थीं, उन्हें हमने भुला दिया। उन चेतावनी में से एक चेतावनी ये थी कि हमने एक पॉलिटिकल लैंडस्केप, एक नक्शा तैयार कर लिया है एक ऐसे मकान को बनाने का जिसमें सबके लिए खिड़कियां हैं, सबके लिए हवा है, सबके लिए बराबरी है। लेकिन वो तामीर जिस जमीन पर होती है उसमें नहीं है कोई भी, वो खड्डों में भरी हुई है, बीहड़ में भरी हुई है, ऊंची नीची है। ये राजनीतिक लोकतंत्र तभी तक सलामत रहेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र को बनाने का काम भी करेंगे। हमने उस काम को बंद कर दिया। और जो सत्ता में बैठे हुए थे उसमें भी महात्मा गांधी के बाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हमने इस काम को करना या तो बंद कर दिया या पूरी तरीके से प्रतीकात्मक कर दिया। नतीजे में बेड़ियों का दरवाजा तो हमने ही खोला ना। दूसरा यह कि स्वतंत्रता संग्राम के मैंडेट को हमने नहीं माना। तीसरा यह कि संविधान को व्यवहार में नहीं उतारा। 1945 की 9 मई के बाद जर्मनी जिसका महानायक हिटलर था, 1945 से लेकर 2024 तक आप जर्मनी का सिलेबस देखिए। वहां पर पहली क्लास से लेकर एमएससी पीएचडी तक बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि हिटलर पापी था, हिटलर गलत था, हिटलर ने ये अपराध किए थे। हमारे यहां उल्टा पढ़ाया जाता है। 642 साल बाद सही, लेकिन चर्च ने गैलीलियो से माफी मांग ली कि हमसे गलती हुई थी। और 1000 साल गुजर गए, हमने आज तक शंबुक से माफी नहीं मांगी, एकलव्य से माफी नहीं मांगी। हम माफी नहीं मांगेंगे, भेड़ियों के लिए दरवाजा खोलने का काम हम ही करेंगे। चौथा जो अपराध हमने किया वो ये कि धर्म और राजनीति के साथ फ्लर्ट किया। चुनाव जीतना हमारा मकसद हो गया। भेड़िए पुचकारने से नहीं जाते, शॉर्टकट्स नहीं होते। एक बाबा है मध्य प्रदेश में, हालांकि बाबा कहना बाबाओं का भी अपमान है। हमारे शास्त्रों में हुआ करते थे दुर्वासा, ये बंदा है दुर्भाषा। वो एक यात्रा निकालना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकालना है यात्रा, घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उस यात्रा में मुझे कुछ अपने मित्र भी दिखते हैं। अच्छा है उस वक्त मेरे पास चुल्लू भर पानी नहीं होता, आज तो है। इस फ्लड से नहीं जाएगी सांप्रदायिकता। गांधी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए भी हिटलर बना तो राजनीति और धर्म के मेल को प्रतिबंधित कर दूंगा। अगर हम गांधी की मूर्ति पर माला डालते हैं और उस बागेश्वर धाम की यात्रा में पैदल पैदल चल के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाते हैं, तो हम या तो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं या इसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, या फिर मुक्तिबोध की भाषा में अगर कहा जाए तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी है या महात्मा गांधी है? ये टीवी अखबारों से नहीं होगा। अशोक वानखेड़े जी से मैंने कहा कि आप मेरे बहुत ही प्राइवेट समय के साथी हैं, क्योंकि रात को 10 बजे से मैं इनको सुनना शुरू करता हूं, वही सबसे शांत टाइम होता है। ऐसे कितने हैं? लेकिन हम, ये बहुत ताकत है हमारी, लेकिन हम केवल टीवी मीडिया के मोहताज नहीं है। हमारी ताकत बहुत ज्यादा है।
ये जो मुहिम शुरू की है, ये अगर गली मोहल्लों तक पहुंच गई तो ये, जैसा कि साथी ने कहा था, सुनील बोरसे जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया था, हम इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। जन आंदोलन से ही संविधान बना है, जन आंदोलन से ही संविधान बचेगा, और वो मिलाकर हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ रूपक में कि शकुनी के पासों से अगर आप खेलोगे, शकुनी ही जीतेगा, हस्तिनापुर भी जाएगी और द्रौपदी का चीरहरण भी हो जाएगा। अपने रास्ते चुनिए, और वो रास्ते चुनिए, और वो रास्ता ये है कि फासिज्म के सांड को सींग से पकड़िए, पूंछ से मत पकड़िए। नीलकंठ मत बनिए, तीसरा नेत्र खोलिए, और उसी के साथ अपना वो भी तांडव भी अगर दिखाना हो, वरना वो कितने तिकड़मी है, अभी समीक्षा होगी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि महाराष्ट्र का चुनाव नरेंद्र मोदी या फडणवीस ने नहीं जीता। महाराष्ट्र के चुनाव के दो नायक हैं, एक का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, दूसरे का नाम है गौतम अडानी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के साथ एजेंडा सेट किया गया था कम्युनल पोलराइजेशन का, और सलमान खान को भी मार देंगे कहकर एक ऐलान किया गया था कि वो देश की कितनी भी बड़ी लोकप्रिय सेलिब्रिटी क्यों नहीं हो, अगर उसके पीछे खान लगाए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से एजेंडा सेट हुआ था, और उसके बाद जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता इन सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के साथ गौतम अडानी के कमरे में बैठे हुए मीटिंग करते हुए दिखे, तो बाकी की धार भी समाप्त हो गई। ऐसे नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई, लड़ाई लड़ी जाएगी तो 1936 में जो बाबा साहब ने कहा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हुए कि हम दोनों से एक साथ लड़ेंगे, पूंजीपतियों के शोषण से भी और सामाजिक शोषण से भी, उनसे लड़ना होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीत पाएंगे, क्योंकि इस देश के डीएनए में विभाजन नहीं है, समावेश है। इस देश के डीएनए में तानाशाही नहीं है, प्रतिरोध है। वो भले ही रूप बदल बदल कर आए, बृहस्पति जो ऋग्वेद के देवताओं के गुरु थे और जो इस पाखंड के खिलाफ थे, सबसे पहले विचारक, बृहस्पति से लेकर बुद्ध तक, और बुद्ध से लेकर बाबा साहब अंबेडकर तक, और न जाने कितने लोगों तक, ये प्रतिरोध है जिस प्रतिरोध ने इनको कभी स्थायी रूप से हावी नहीं होने दिया। 2700 साल पहले एक अकेले आदमी ने इनको बहुत गहरे तक दफना दिया था। 1500 साल लग गए थे दोबारा से इनको जागृत होने में। उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी की अगुवाई में हुआ था, उन्होंने भी इनको गहरे तक दफना दिया था। इनको लग गए थे 60 साल दोबारा से जागृत होने में। इस देश की जनता उन्हीं से सबक लेकर इनको दफनाने का काम करेगी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। अब आखिर में एक थोड़ी सी दुविधाजनक टिप्पणी करूं, आप लोग अगर नाराज नहीं होता, मुझे बाबा साहब की एक छवि बहुत अच्छी लगती है, और वो मुझे प्रेरणा देती है, वो मुझे साहस देती है कि थोड़ी कर्कश बात भी बोलने हो तो बोल देना। बाबा साहब औरंगाबाद की सभा में बोलने के लिए गए, तब तक वो थोड़े से वृद्ध हो गए थे, बीमार भी थे, तो छड़ी रखा करते थे। जैसे ही वो पहुंचे, वैसे ही उनके जितने भी लोग सुनने के लिए आए थे, सब बाबा साहब के पैर छूने के लिए उनकी ओर लपक पड़े। बाबा साहब ने अपनी छड़ी से पिटाई लगाना शुरू कर दी। मुझे पैर छूने वाले भक्त नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे मिशन में जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर सकते हैं वो चाहिए। कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने 2 थीसिस दी थी। रुपए वाली थीसिस तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक और थीसिस दी थी। मेरे हिसाब से वो इस देश की जमीन पर पैदा हुए एक ऐसे आउटस्टैंडिंग विजनरी रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने जाति का वर्ण पहचाना, जिन्होंने जाति का वर्ग पहचाना, और जिन्होंने जाति का जेंडर पहचाना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की दूसरी थीसिस उनकी ये थी कि ये जाति की प्रणाली महिला के जरिए जाती है, इसलिए जब तक महिला मुक्त नहीं होगी तब तक इस जाति और वर्ण के राज को खत्म करने की सोची भी नहीं जा सकती। ये जो 5 माननीय वक्ता है ना, जिनमें मैं भी हूं, इनमें कम से कम 2 महिलाओं के नाम भी होने चाहिए थे। मंच पर भी नहीं बुलाया गया। वो तो संघमित्रा जी और सुनीता जी ने कुर्सियां खींचकर जगह बना ली, और अब लाइन वहीं से शुरू होती है। और ये संघमित्रा की ताकत थी, वो महेंद्र के साथ मिलकर गई थी, तभी तो बुद्ध धर्म फैला था। तो संघमित्रा जी, ये ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि ये मंच पर नहीं बुलाएं। अगर हम लोग, हम जिनमें मनु महाराज बैठे हुए हैं,
हम जो बाकी जाति और वर्ण के शोषण के खिलाफ पूरी तरीके से जागृत है, लेकिन महिला के मामले में हमें अभी भी मनु अच्छा लगता है। जब तक ये चेतना हमारे आंदोलन में विकसित नहीं होगी, हम इस लड़ाई को धारदार तरीके से नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि वो जितने भी बाबे और साधु और संत और ठिकाने और फलाने को लेकर आ रहे हैं, उनके निशाने पर महिलाएं हैं। इसलिए कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की दूसरी थीसिस को रिविजिट किए रहेंगे। हम इस आंदोलन में अगर इनको शामिल करेंगे तो संविधान भी बचेगा, देश भी बचेगा, भेड़िए जाएंगे और धतूरे की फसल हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। धन्यवाद।